नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। हम चर्चाओं में कुछ ऐसे विषय लेकर आए हैं जो कि आज के समय में, आज के समाज में हम कहें कि आज जब इतनी व्यवस्थाएं हैं, जब टेक्नोलॉजी इतने ऊंचे स्तर पर है और भी ऐसे बड़े विषय हैं जो कि ये कहते हैं कि नागरिक सुविधाएं यहाँ पर्याप्त हैं। और ख़ास तौर पर हम जब बात करें कि जब वैसे आ जाते हैं विषय, कुछ निकल कर ऐसे विषय आ जाते हैं जबकि लोगों की भीड़ से संबंधित हो, भीड़ों की व्यवस्थाओं से संबंधित हो, तब एक बड़ा सवाल उठता है। साथ ही साथ कुछ और भी विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसकी कि लगातार चर्चा हो रही है, पूरे देश भर में स्थानीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हो रही है। तो पहला विषय हम ले लेते हैं, वह विषय है चेन्नई का है, तमिलनाडु का है, जहां पर कि एयर शो के दौरान एक ऐसा एयर शो चल रहा था जिसे देखने के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है, जैसी रिपोर्ट्स बताती है, 15 लाख के लगभग लोग थे और वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। हादसा मत कहिए, ये कहिए कि जो लोग एयर शो देखने गए थे, ये मान के चलिए एयर शो देखने जो पहुंचे लोग थे, वो वहां की अव्यवस्थाओं का शिकार हो गए। शिकार कैसे हुए कि जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची और भीड़ वहां पहुंचने के बाद जब एयर शो चल रहा था, उसके बाद जब वो निकले बाहर, तब ऐसी भगदड़ जैसी स्थिति मची हुई थी। अब सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति कब निर्मित होती है? जब स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद न हो। सीधे सीधे ये स्थानीय प्रशासन का मामला है। स्थानीय स्तर पर ये ट्रैफिक व्यवस्था जो होती है, यातायात व्यवस्था होती है, आवागमन की व्यवस्था जो होती है, उससे ये सीधा जुड़ा मामला है। और ये हुआ क्यों? जो बताया जा रहा है 5 लोगों की मौत हुई है, तो ये हुआ क्यों? सीधा सीधा था कि भीड़ की वजह से, भीड़ की वजह से वहाँ पर जो अवस्था बनी थी, तो दम घुटने की वजह से बहुत से लोग थे जिनका दम घुट रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि इतना बड़ा जब शो होने जा रहा है, निश्चित रूप से लोगों का जमावड़ा होता है, लोग पहुँचते हैं, सभी पहुँचते हैं, बड़े पहुँचते हैं, बुजुर्ग पहुँचते हैं, महिलाएं पहुँचती हैं, बच्चे पहुँचते हैं। तब वो जब शो चलता है उसके बाद की स्थिति ऐसी बनती है कि 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आवागमन की समुचित व्यवस्था ना होना। समुचित व्यवस्था ना होना मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग सही मार्ग पर, सही दिशा से निकल नहीं पा रहे थे और वहाँ पर एक स्थिति बनी जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं और इससे 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर पीने के पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, या फिर कुछ लोग तो कहते हैं कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। हालांकि ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। जब भीड़ वहाँ पर धीरे धीरे जुटने लगी, तब एक अनुमान जो लगाया जा रहा था, कहा जा रहा है कि उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पहुँच गई। दर्शक थे, भीड़ क्या कहिए, दर्शक थे जो एयर शो देखने आए थे। और स्थानीय स्तर पर पुलिस जो है वो व्यवस्था संभालने में नाकाम रही, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ठीक है, जब दबाव इतना बढ़ता है, भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब कभी कभी ऐसा होता भी है कि व्यवस्थाएं संभालनी मुश्किल हो जाए। लेकिन यही कुछ ऐसा देखने को मिला जो बताया जा रहा है कि जब व्यवस्थाएं ऐसी हो जाएं या फिर भीड़ इतनी बढ़ जाए जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी कल्पना न की गई हो, तब ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। कुल मिलाकर अब आगे क्या हो, जो हुआ दुखद है, लेकिन आगे क्या हो, पूरी तरह से हम किसे भी दोषी कह दें ये भी एक बात होती है, क्योंकि इसकी पहले समीक्षा होगी, जांच होगी, विवेचना होगी, सब कुछ जाना जाएगा, तब ये समझ में आएगा कि दोषी है कौन, किसकी गलती थी या फिर गलती भी नहीं थी, ये चूक कहाँ पर हुई, ये लापरवाही कहाँ हुई। तो इसकी जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से हो भी रही है। लेकिन बड़ा विषय यही है कि जब ये तो एक कार्यक्रम था, जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि ये अनुमान लगाया जा रहा हो कि वहाँ पर भीड़ पहुँचेगी, अब जब भीड़ पहुँचेगी तब ये कह पाना कि भीड़ कितनी संख्या में पहुँचेगी और वो कितना बड़ा क्षेत्रफल है जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी,
ये सारे विषय होती हैं। तो इसमें बिंदु कौन से होते हैं? बिंदु जो होते हैं, मैं कुछ लोगों से जो चर्चा कर रहा था, कुछ लोग मुझे बता रहे थे जो इसके जानकार हैं, कि पहली बार तो आप देख लीजिए कि वो क्षेत्र कितना बड़ा है जहाँ पर लोग हैं। ठीक है, वो तो एक ऐसा ही क्षेत्र था, खुला था, मरीन बीच था, वहाँ पर हो रहा था, बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन फिर भी एक वहाँ की क्षमता का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है उनकी सुरक्षा के साथ। और उसके बाद ये सब देखना कि उनका एग्ज़िट सबसे इम्पोर्टेंट, आना, और उसके साथ उनकी एक प्रॉपर एग्ज़िट, कहने का मतलब वो सुरक्षित तरीके से, उसी तरीके से वहाँ पर जा सके, इसकी क्या व्यवस्था होती है। क्योंकि देखिए, जब भीड़ बढ़ जाती है, ऐसी कहा जाए कि स्थिति बन जाती है, तब अन्य सेवाएं भी अपना काम नहीं कर पाती हैं। अगर वहाँ पर एम्बुलेंस भी आना चाहे, एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस जाना भी चाह रही थी, और एम्बुलेंस कुछ लोगों को लेकर निकल भी रही थी, लेकिन जब भीड़ ऐसी हो जाती है तब वहाँ पर सभी लाचार हो जाते हैं। तो आवश्यकता है, जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जब भी ऐसे विषय आते हैं, जब दर्शकों की संख्या मानी जा रही है कि बढ़ सकती है या फिर वहाँ पर एक बड़ा जमावड़ा हो सकता है, तो वहाँ व्यवस्थाएं ऐसे सुनिश्चित की जाएं। और उस संख्या के बाद जब लगता हो कि अब संख्या पर्याप्त या फिर उससे ज़्यादा होने लगी है, उसके बाद लोगों को एंट्री से रोका जाए, लोगों का प्रवेश निषेध किया जाए। हालांकि स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है, सरकारें हैं, वो बेहतर जानती हैं, लेकिन कभी ये चूक हो जाती है, और ये चूक हुई है। हालांकि मैंने जैसा कहा कि इसकी जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी ये घटना हुई है जिसका जिक्र हो रहा है, जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि ये एक हादसा हुआ। चलिए, अब आ जाते हैं चुनाव पर। जैसा कि राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हम देखें कि हरियाणा के साथ साथ जब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं, तो स्थितियाँ क्या बन रही हैं। अलग अलग जो सर्वेज एजेंसीज़ हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे रही हैं, एग्जिट पोल्स के अपने अपने परिणाम बता रही हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। एक ट्रेंड बताने की कोशिश कर रही हैं सब एजेंसीज, सारी एजेंसीज अपने अपने सर्वे के अनुसार, अपने अपने सर्वेक्षण के अनुसार। तो अब इसमें एक जो दृश्य बनता दिखाई दे रहा है, एक और एनसीपी है और कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दावा किया जा रहा है उनकी ओर से कि वो सत्ता पर आसीन होंगे। लेकिन जैसे कि अलग अलग मैंने कहा कि सर्वेक्षण बता रहे हैं कि त्रिशंकु सरकार या हंग असेंबली जिसे कहें, उसकी भी संभावना बनती दिखाई दे रही है, मतलब उसकी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तब ऐसी स्थिति में समीकरण क्या हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में? तब ऐसे में कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कि लगातार बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। उसमें एक विषय ये है कि एनसीपी कांग्रेस अगर आसानी से बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाते, तब क्या संभावनाएं जागती हैं, तब क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि तब ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो गुपकार गठबंधन को फिर से स्थापित करना चाहेगा, क्योंकि गुपकार गठबंधन पहले था जिसमें ये सभी शामिल थे, तो उसमें ये शामिल होना चाहेंगे या फिर उन्हें शामिल करना चाहेंगे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पार्टियां शामिल थी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने खुद को इससे अलग कर लिया था, अपने आप को इससे अलग कर लिया था, गुपकार से, जो गुपकार है उससे, गठबंधन से अलग कर लिया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगर आंकड़ा, जो सत्ता तक पहुंचने का जो एक आंकड़ा होता है, जादुई आंकड़ा होता है, वहां तक पहुंचने के लिए अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं, तब गुपकार गठबंधन फिर से सामूहिक स्तर पर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है। अब दूसरी ओर जब बात चल रही है, क्योंकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था, पिछली बार सत्ता में रहा, उसके बाद गठबंधन टूटा। गठबंधन टूटने के बाद और भी बातें हुई, धारा 370 हटी जिसके विरोध में थी पीडीपी। फिर उसके बाद जो स्थितियां निर्मित होती चली गई, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने का दावा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तब वो स्थिति क्या होगी? तब स्थिति ये हो सकती है, जैसा कि हम देख रहे थे रिपोर्ट्स में, सर्वेज में, और बाकी हम नेताओं के कुछ हम बयान भी पढ़ रहे थे, तो उसमें एक जो नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं,
उन्होंने इस ओर एक इशारा किया है, मतलब उनके इशारे से समझा जा सकता है कि रणनीति क्या बन सकती है। निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो एक बात कही है उससे ये समझ में आ रहा है कि भाजपा की रणनीति क्या है। उन्होंने कहा है कि हम निर्दलियों के टच में हैं, मतलब भाजपा को ये पता है कि मतलब जो उपकार गठबंधन है उससे उसमें जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं वो तो भाजपा के साथ आने वाले नहीं। उपकार गठबंधन के जो सदस्य हैं वो आने वाले हैं। एनसीपी और कांग्रेस का तो प्री पोल अलायंस है ही। तब ऐसे में अगर उन्हें सत्ता तक पहुंचना है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता तक पहुंचना है, सत्ता की चाबी अपने पाले में रखनी है, तब उन्हें निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी बात भी कही है स्वयं उप मुख्यमंत्री रहे निर्मल सिंह ने। तो अब वहां पर जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक एजेंसी के सर्वे ने ये दिखाया है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें तक मिल रही हैं। एक सर्वे में ये भी बात सामने आई है। तब ऐसे में निर्दलियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। मतलब जो छोटे छोटे जो दल हैं उन्हें भी हिस्सा बनाया जाएगा निर्दलियों के साथ ही। तो ये कुल मिलाकर एक समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। तो छोटे छोटे दलों की भी हिस्सेदारी इसमें ली जाएगी। विपक्षी दल इन्हें बीजेपी का प्रॉक्सी बता रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि अब जो ये छोटे दल हैं या फिर जो भी हैं, इन्हें जानबूझकर मैदान में उतारा गया है ताकि जो गठबंधन जो दूसरा है उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है या फिर वहाँ पर जो भी वोटों का ध्रुवीकरण समीकरण जो भी बन रहा है उन्हें प्रभावित किया जा सके। तो अब ये देखना होगा कि ये जो 2-3 फार्मूले हैं या 2-3 बातें जो बताई जा रही हैं, ये कहाँ कितनी सटीक बैठती हैं जब परिणाम सामने आते हैं। अब बात कर लेते हैं जो एक बड़ी खबर है। आज ही गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित जो प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उनके अधिकारियों के साथ बैठक की। हम अभी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि ये बात बड़ी चर्चा में है, इस पर पक्ष विपक्ष की हम प्रतिक्रिया भी देख रहे थे। तो चूंकि ये चर्चा में है और इस पर बात हो रही है, प्रतिक्रियाएं भी आई थी विपक्ष की ओर से, पक्ष की ओर से ये प्रतिक्रिया आई थी। तो अब ये जो एक विषय है उसमें फिर से इस बात को दोहराया गया है कि मार्च 2026 तक जो बात कही गई है, मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। अब इसका मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, नक्सलवाद खत्म करने का मतलब क्या हो सकता है। तो ये भी हो सकता है एक कि उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, कोई बचे ही ना। एक जो बातें कही जा रही हैं, जो जानकार हैं या फिर जो विशेषज्ञ हैं जो समझा रहे हैं। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि उनकी विचारधारा में परिवर्तन लाया जाए, उन्हें ये समझाने में सफल होने की कोशिश की जाए, सफलता मिले कि मुख्य धारा में आएँ, हथियार छोड़ें, हिंसा छोड़ें और मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। दूसरे ये जो कि लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जिसमें वो शामिल हो सकते हैं मुख्य धारा में। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हथियार छोड़कर जो भी विचारधारा उनकी बताई जा रही है, जैसा विशेषज्ञ बताते हैं, तो उसके साथ वो मुख्य धारा में जुड़कर लोकतंत्र का जो एक अपनी परिपाटी है, लोकतंत्र की परिपाटी है, लोकतंत्र का अपना जो एक कहा जाए कि आपामंडल है, जिसमें कि एक काम करने का समुचित प्रकरण होता है कि कैसे इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। वह है लोकतंत्र में शामिल होकर जनता जनार्दन के सामने पहुंचना, अपनी विचारधारा के साथ पहुंचना। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, सीपीआई की अपनी विचारधारा है, अन्य दलों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, समाजवादी पार्टियों की अपनी धाराएं हैं, अपनी चिंताएं हैं, अपने विचार हैं। सभी अपने वैचारिक जो बिंदु होते हैं वो लेकर जनता के सामने जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं अपनी विचारधारा पर। तो ये विचारधारा लेकर अगर वो भी मुख्य धारा में आए, हिंसा छोड़ें, त्यागें और हिस्सा बने लोकतंत्र का, लोकतंत्र के पर्व का, मतलब चुनावों का। अब जब बातें हो रही हैं तो क्या इसका एक समुचित, मैं जैसा बता रहा हूं कि बहुत से लोगों के साथ, जानकारों के साथ बैठा हुआ था जो मुझे समझा रहे थे,
तो ये बहुत से तरीके होते हैं खत्म करने का, मतलब कि ये सारे तरीके होते हैं कि ऐसे में आप लोकतंत्र की मुख्य धारा में आ जाते हैं और सारे जो वैचारिक लड़ाइयाँ होती हैं, सारी जो वैचारिक लड़ाइयाँ, वैचारिक मतभेद जो होते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं जनता के ऊपर कि किसकी विचारधारा पर जनता सहमत होती है, किसकी विचारधारा पर जनता विश्वास जताती है। कुल मिलाकर किसे वो चुनती है। स्थानीय स्तर पर जो पंचायतें हैं, जो निकाय हैं, निगम हैं, जो विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, कहाँ किसे चुनती है जब अलग अलग प्रकार के चुनाव होते हैं या अलग अलग प्रकार के ऐसे लोकतंत्र के पर्व आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जनता की, लेकिन अभी इस पर हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले जैसा कि अभी नक्सल मुठभेड़ हुआ था सुरक्षा बल के जवानों के साथ और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी छत्तीसगढ़ में, उसके कुछ दिन बाद ही आज ये बैठक हो रही थी, तो उसमें भी ये बातें सारी कही गई, उन बातों का विशेष उल्लेख किया गया और कुछ जो बातें बताई गई, जो अधिकारियों ने बताई उस बैठक के दौरान कि अभी की जो सरकार है, सरकार की रणनीति की वजह से जो नक्सली हिंसा है उसमें 72% की कमी आई है। ये कहा जा रहा है अधिकारियों की ओर से, जो आंकड़े दिए गए हैं कि नक्सली हिंसा में 72% की कमी आई है। दूसरी ओर एक जो तुलनात्मक आंकड़ा भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें बताया गया है कि 2010 की तुलना में 2023 में, मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 13 वर्षों में 2010 की तुलना में 2023 में नक्सली हमलों में जो जिन लोगों ने जानें गंवाई थी उसमें कितनी कमी आई है, उसमें 86% की कमी आई है, ये बताया जा रहा है, ये आंकड़े दिए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया उस बैठक में कि नक्सली अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। देखिए, ये लोग दावा भर करते हैं, हम लोगों ने देखा 15 साल पिछले ही रमन सरकार थी और पिछले 15 साल में भी नक्सली जितने बड़े बड़े हमले हुए हैं, जितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ये हुआ है। भाजपा सिर्फ दावा करती है और वो जो खोखले दावे ये लोग करते हैं और उतना ही नक्सलवाद बढ़ते जा रहा है। आज मैं मानूंगा भले ही कि जैसे ही इस तरह के फोर्स का दबाव बढ़ता है, नक्सली लोग भी अपनी गतिविधियां कम कर देते हैं। तो ये पूरी जो बातें थी इस बैठक के दौरान सामने आई। अब ठीक है, मैंने जैसा कहा कि अलग अलग बातें होती हैं, उन बातों के अलग अलग मायने होती हैं। कुल मिलाकर यही होता है कि जब इस दिशा में बढ़ते हैं तो आप किन किन आयामों को लेकर साथ चलते हैं, कौन कौन से आयाम जो है वो आप महत्वपूर्ण समझते हैं और उन्हें साधते चलते हैं। जब आप समझते हैं कि समस्या का निराकरण करना है, समस्या का समाधान करना है। तो ये कुछ विषय थे जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे, जो कि लगातार चर्चा में हैं, जिनकी बातें हो रही हैं लगातार किसी महत्वपूर्ण विषय पर, ऐसे विषय पर जो कि चर्चाओं में बने हुए हैं, जिन पर बातें की जा रही हैं, उन्हें लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।